हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम पिछली क्लास में लेंथेनाइडों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे और लेंथेनाइडों के सामान्य गुणों की हम चर्चा कर चुके थे। इनके संकुल निर्माण की चर्चा हम कर चुके थे। उसके बाद जो आज का क्लास में अपना जो मुख्य टॉपिक है वो है लेंथेनाइडों का पृथक्करण या प्राप्ति। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन अवश्य रूप से पूछा जाता है, वो चाहे सेक्शन बी में पूछा जाए चाहे सेक्शन सी में पूछा जाए कि लेंथेनाइडों को पृथक किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, लेंथेनाइडों का पृथक्करण या लेंथेनाइडों की प्राप्ति, इसमें हम बात करते हैं लेंथेनाइडों को उनकी प्राप्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है आपका लेंथेनम से यूरोपियम। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है 57 है और यूरोपियम का जो है 63 है के तत्वों को हल्के लेंथेनाइड अथवा सीरियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है, क्योंकि इनके खनिजों में सीरियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें सीरियम समूह के लेंथेनाइड भी कहते हैं या हल्के लेंथेनाइड कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है गैंडोलियम से लुटीशियम तक के तत्वों को भारी लेंथेनाइड अथवा एट्रियम समूह के लेंथेनाइड कहा जाता है, क्योंकि भारी लेंथेनाइडों के खनिजों में एट्रियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रियम भारी लेंथेनाइडों के साथ क्यों पाया जाता है। याद रखना इस चीज़ को, एट्रियम इस श्रेणी का समूह नहीं है, फिर भी ये इनके साथ पाया जाता है। तो इनका कारण है इनके आयनिक आकार, जो हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इनके जो आयनिक आकार है वो लगभग समान होते हैं, इसी कारण से ये एक साथ पाए जाते हैं। उसके बाद आपका एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, प्रोमेथियम के अतिरिक्त सभी लेंथेनाइड प्रकृति में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा लेंथेनाइड तत्व है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर होगा प्रोमेथियम। क्यों नहीं पाया जाता, तो हम कह सकते हैं कि ये बीटा उत्सर्जक हैं या रेडियो एक्टिव तत्व है, इस कारण से इनके हाथ में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पर प्रोमेथियम एक बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी अर्ध आयु 2.64 वर्ष होती है। इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 2.64 वर्ष की ही होती है, जो बहुत कम है। लेंथेनाइडों का प्रमुख अयस्क जो है वो मोनोजाइट होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि मोनोजाइट क्या है, तो आपका आंसर होगा लेंथेनाइडों का प्रमुख अयस्क है। या पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइडों का प्रमुख अयस्क कौन सा है, वो है मोनोजाइट, जो थोरियम, लेंथेनम, एट्रियम तथा अन्य लेंथेनाइडों का मिश्रित फास्फेट होता है, जिससे कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं व भौतिक प्रक्रमों के द्वारा लेंथेनाइडों को पृथक किया जाता है। लेंथेनाइड तत्वों के गुणों में काफ़ी समानता पाई जाती है, इसी कारण सभी लेंथेनाइड प्रकृति में एक ही स्थान पर प्राप्त होते हैं। अतः इन लेंथेनाइडों का अध्ययन करने के लिए इन्हें एक दूसरे से पृथक करना पड़ता है तथा इनके पृथक्करण के लिए विभिन्न विधियाँ काम में ली जाती है। तो देखो, इनको पृथक करने के लिए आज की तारीख में बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो काम में ली जाती है, लेकिन जब सर्वप्रथम इन लेंथेनाइडों को इनके अयस्कों से अलग किया गया तो उस समय की जो विधियां हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, ओल्ड विधियां हैं, काफ़ी समय खर्च होता था, काफ़ी खर्चीली विधियां हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्राचीन विधियां हैं, जो पुरानी विधियां हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं फ़िलहाल। फिर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करेंगे जो आज के समय हम उपयोग करते हैं। तो पुरानी जो विधियां हैं, प्राचीन जो मेथड्स हैं, उसमें सबसे पहले जो मेथड है वो आपका प्रभाजी अवक्षेपण। क्या है? प्रभाजी अवक्षेपण। देखो, लेंथेनाइड श्रेणी में संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विभिन्न लेंथेनाइड +3 लवणों की जलमय विलीयता में कमी आती है। जल में विलेयता में कमी क्यों आती है? क्योंकि इनके आकार में कमी होती है, और आकार में कमी होती है क्यों? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है और इनमें सहसंयोजक प्रवृत्ति बढ़ती है। और हम ये जानते हैं फाइनेंस के नियम के अनुसार कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो जल में इनसोल्यूबल होते हैं या कम विलेय होते हैं। ठीक है, अतः जब विभिन्न लेंथेनाइड लवणों युक्त विलयनों में अवक्षेपक अभिकर्मक मिलाया जाता है तो लुटीशियम से आरंभ करके सभी लेंथेनाइडों के लवण निश्चित अंतरालों में अवक्षेपित होकर विलयन से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आती है बात। इसके बाद आपका जो सेकंड प्राचीन मेथड है वो है प्रभाजी क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन आपने भी देखा होगा कि हम जब घर पे कोई चाशनी बनाते हैं
तो चाशनी बनाते वक्त उसमें हम जब पानी डाल के उसको बॉईल करते हैं तो पूरी शक्कर उसमें से गायब हो चुकी होती है, शक्कर हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब उसको हम बॉईल करते रहते हैं तो उसमें पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है, और जब उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है और जब हम उसका तापमान कम करते हैं तो हमें पुनः शक्कर प्राप्त हो जाती है, चीनी प्राप्त होती है, जिसको हम बूरा कहते हैं, शक्कर का बूरा। तो वो भी क्या है, एक क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो देखें यहाँ पर यदि कुछ लवणों की विलेयता में थोड़ा सा भी अंतर है तो उनके मिश्रण में से उनका क्रिस्टलन भिन्न भिन्न समय पर होगा। जिसकी विलेयता कम होती है वह लवण सबसे पहले क्रिस्टलीकृत होता है। लैंथेनाइडों के लवणों में उनकी विलेयता लैंथेनम से लुटीशियम तक घटती है। हम अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में कह चुके हैं कि हम एक आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो वाटर में सोल्यूबिलिटी घटेगी। तो सबसे कम सोल्यूबल कौन होगा, आपका लुटीशियम, और सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होगा, आपका लैंथेनम। आगे बात करते हैं हम सामान्य लवणों में नाइट्रेट, सल्फेट, ब्रोमेट, क्लोरेट एवं ऑक्जेलेटों का अवक्षेपण किया जा सकता है। इसी प्रकार लैंथेनाइडों के दिक् लवण जो होते हैं, जैसे कि आपका 2Ln, इसमें Ln की जगह आपका कोई भी लैंथेनाइड एलिमेंट हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है, और इसका नाइट्रेट हो गया NO3 का होल थ्राइस, ठीक है। इसी प्रकार 3MgNO3 2.24H2O के प्रकार के लवणों को अवक्षेपित किया जा सकता है। समझ में आती है बात यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जैसे कि नियोडाइमियम नाइट्रेट एवं प्रोमेथियम नाइट्रेट को पृथक करने के लिए ईथर जैसे निर्जलीय विलायकों का उपयोग किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईथर कौन सा विलायक है, तो आपका आंसर होगा निर्जलीय विलायक हैं। समझ में आती है कहानी। कई सारे देखो केमिस्ट्री में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, तो आप इनको पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने पर प्रत्येक लैंथेनाइड को उसके विघटित होने के समय अनुसार विलयन से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गई आपकी जो है सेकंड विधि, प्रभाजी क्रिस्टलन। अब इसके पश्चात जो है वो है आपकी थर्ड मेथड, वो है प्रभाजी तापीय अपघटन। क्या है, प्रभाजी तापीय अपघटन विधि। तो देखो लैंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथेनाइड यौगिकों के सहसंयोजी लक्षणों में वृद्धि होती है। इसलिए इनके कार्बोनेट, ऑक्जिलेट आदि तत्वों के लवणों के तापीय स्थायित्व में कमी आती है तथा इन लवणों के विलयन को गर्म किया जाता है तो लुटीशियम लवण से आरंभ होकर सभी लवण निश्चित ताप अंतराल पर विघटित होकर अपने अविलेय ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाते हैं। तो ये तो हो गई इनकी जो है प्राचीन मेथड्स की बात। ये जो तीन विधियां हैं, प्रभाजी अवक्षेपण, प्रभाजी क्रिस्टलन और प्रभाजी तापीय अपघटन विधि। अब इन तीनों विधियों का जो है आज के समय में उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग नहीं करने का कारण है इनका कि एक तो ये विधियाँ काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी है और काफ़ी इनमें समय लगता है। इनको पृथक इनमें से लैंथेनाइडों को पृथक्करण करने के लिए हमें अधिक रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें नई विधियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो पहले तो इन्हीं विधियों से इनका जो है पृथक्करण किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई है जो कम समय लेती है और उनसे प्राप्त होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, प्योर क्वालिटी के मिलते हैं, उनकी प्योरिटी अच्छी होती है। इस कारण से अब हम इन विधियों का उपयोग ना करके जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं या उन्हीं से हम इन लैंथेनाइडों का पृथक्करण करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में लैंथेनाइडों को पृथक्करण करने की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे कि आयन विनिमय रेजिन विधि है और भी कई सारी टेक्निक्स है आपकी जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।